एक और कंडीशन है, इसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में आपकी भूख मर जाती है बेसिकली खौफ की वजह से। ये डर होता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी, अमूमन लड़कियों की बीमारी है, तो वो खौफ ये होता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, और उसकी वजह से फिर वो खाती नहीं है। तो खवातीन में 12 से 21 साल की उम्र में ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा होती है, और प्यूबर्टी के फ़ौरन बालिग होने के फ़ौरन बाद मामलात शुरू होते हैं। अब इसमें इंडिविजुअल को अपना जो जिस्म है वो ज़्यादा मोटा नज़र आ रहा होता है, यानी कि ये नहीं है कि उसको मतलब कि पता लग रहा है, नहीं, उसको पता ही नहीं लग रहा होता। यानी कि आपको देखने में एक बंदा कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन वो अपने आप को जब शीशे में देखता है तो उसको लगता है कि मैं जरूरत से ज्यादा मोटी हूं। तो उसको यानी कि ब्रेन की प्रॉब्लम है, यानी वो अपने साइज को ओवर एस्टिमेट कर रही है, और उसको हमेशा यही लगता रहता है कि मैं बहुत ज्यादा मोटी हूं, हालांकि वो बहुत ज्यादा अंडरवेट हुई हो सकती है। और कई दफा मजबूरन उनको इंजेक्शन यानी ड्रिप वगैरह लगा के खुराक जिस्म में दाखिल करनी पड़ती है, और साथ ही साथ साइकियाट्रिक थेरापी फिर चाहिए होती है, यानी कि उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और फिर जाके वो प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होती है। रिकवरी स्लो होती है, अमूमन 2 से 4 साल या इससे भी ज़्यादा का अरसा लग सकता है नॉर्मली समझाने में कि जी खाना खाना क्यों ज़रूरी है, और यहाँ तक कि वो डेंजरसली अंडरवेट हुई भी होती है, और उसकी वजह से भी फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फिर इसी तरह एक और कंडीशन है, ये भी साइकेट्रिक कंडीशन है, बुलिमिया नर्वोसा। इसके अंदर ये भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा बड़ी उम्र की खवातीन में होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जी खाना खाने को दिल कर रहा है, यानी कि अचानक से जोश चढ़ा और बहुत से चिप्स खा ली, समोसे खा लिए, या और इस तरह की चीजें खा ली, और तो फैटनिंग फूड खाने का जोश चढ़ता है, और उसके बाद फिर एहसास होता है कि जी मैंने अब ये चीज़ खा ली है, अब मैं मोटी हो जाऊंगी, तो उसकी वजह से फिर खुद ही ज़बरदस्ती हलक में उंगलियां डाल के या किसी भी तरह से उल्टी करके वो खुराक बाहर निकाल देती हैं, या फास्टिंग यानी बहुत दिन फिर रोज़े रखने हैं, खाना नहीं खाना बिल्कुल ही, कि जी वजन वापस नॉर्मल लेके आना है, या परगेटिव्स इस्तेमाल करने हैं। परगेटिव्स कहते हैं कब्ज खोलने वाली दवाइयों को, कि आपने ऐसी दवाई पी ली कि फूड डाइजेस्ट ही ना हो, बस जल्दी जल्दी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो बेसिकली ये भी नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, और इसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि बार बार आप उल्टी कर रहे हैं, या आप खुराक को रुकने ही नहीं दे रहे इंटेस्टाइन के अंदर कि वो एब्जॉर्ब कर सके न्यूट्रिएंट्स को या डाइजेस्ट कर सके। तो ऐसे में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ज़ाया हो जाते हैं, यानी कि जो साल्ट्स जो है आयंस वो ज़ाया हो जाते हैं, और ब्लड में आयंस की कमी हो जाती है, जो आपको वीक कर सकती है, बेहोशी वगैरह हो सकती है उसकी वजह से। और इसी तरह इन्फेक्शन हो सकती है मुख्तलिफ तरह की। इसकी भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती है। वेट लॉस को ओवरकम करना, या माल न्यूट्रिशन को, जो मतलब उसकी वजह से वजन कम हो गया है बार बार ऐसे काम करने की वजह से, तो वो फिर वजन को नॉर्मल पे लेके आना मुश्किल होता है, और फिर स्ट्रिक्ट सुपरविजन करनी पड़ती है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है कि जी उसको बाकायदा मतलब मुसलसल उसकी निगरानी की जाए कि कहीं वो उल्टी करने की कोशिश ना करे। फिर एक और कंडीशन है, इसको पाइल्स या हीमोरॉइड्स कहते हैं, उर्दू में बवासीर कहते हैं। इसके अंदर एनस के इर्द गिर्द डायलेटेड वेन्स होती हैं। बेसिकली एनस के इर्द गिर्द यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, और वो ब्लड वेसल्स ज्यादा फूली हुई होंगी और टेढ़ी मेढ़ी सी होंगी, गुंजल बने हुए होंगे एनोरेक्टल म्यूकोसा में। एनोरेक्टल यानी कि एनस और रेक्टम वाले इलाके में। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है, एनस वो सुराख है जिसके जरिए से फीसिस बाहर निकलती हैं। तो उस इलाके में अगर ब्लड वेसल्स हों तो वो बाज दफा जब खुराक वहां से गुजरती है तो उसकी वजह से उनमें खराश आके ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और फिर वो खून देख के इंसान डर जाता है, और फिर वो कोशिश करता है कि मैं ज्यादा देर रोक के रखूं, वो वॉशरूम नहीं जाता, और उसकी वजह से जितनी देर खुराक लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है उसमें से पानी एब्जॉर्ब होता रहता है। पंप लगे हुए हैं वहां पे, वो धड़ाधड़ साल्ट उठाते रहते हैं उसमें से, और उसके साथ साथ पानी भी उसमें से निकलता जाता है। जब पानी निकल जाएगा तो वो और ज्यादा सख्त हो जाएगी। जितनी आप डिफिकेशन को लेट करेंगे उतना ज्यादा
उसमें जनाब वो ज़्यादा सख्त होते जाते हैं। जितना ज़्यादा सख्त हो जाएगी फीसिस, जब वो आगे निकलेगी तो वो फिर अल्टीमेटली ज़्यादा ज़ख्म करेगी और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की वजह से सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ऐसी सूरत में फिर इंसान डिफिकेट करने की ख्वाहिश को दबाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से फीसिस हार्ड हो जाती हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और रेक्टम काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है उसकी वजह से। सोल्यूशन है, हाइजीन को इम्प्रूव करना पड़ता है, खाने पीने की आदत को बेहतर करना पड़ता है। सॉफ्टनिंग फूड खाते हैं, मिसाल के तौर पे जिन लोगों को कब्ज का मसला होता है वो अमूमन आपको पता है इसबगोल का छिलका वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या ब्राउन ब्रेड खाते हैं, यानी कि वो आटे के अंदर बगैर छाने आटे को खाएं ताकि उसके अंदर जो छिलके वगैरह हैं उसमें फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स फूड को नरम रखते हैं, यानी कि काफी सारा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी वजह से फिर वो फीसिस सख्त नहीं होते। तो वो रफेज का इस्तेमाल किया जाए या लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि वही कब्ज खोलने वाली दवाइयां इस्तेमाल की जा सकती हैं जिनसे फिर वो फीसिस नरम हो जाती है। सॉफ्ट सीटिंग को इस्तेमाल करना चाहिए, हार्ड सीट के ऊपर बैठेंगे लकड़ी वगैरह के ऊपर तो उसकी वजह से फिर वो एनस की जो वो ब्लड वेसल्स हैं वो फूली रहेंगी और उसकी वजह से प्रॉब्लम बनेगी। बाज़ दफ़ा इनको सर्जिकली भी रिमूव किया जा सकता है, यानी कि उन नालियों को वहां से काट दिया जाता है ताकि बार बार ब्लीडिंग ना हो। फिर अल्सर्स हैं, अल्सर का नाम आपने अक्सर सुना हुआ होगा। अल्सर कहते हैं लीजन इन इनर वॉल ऑफ गट को, कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी जगह पर, एसोफेगस में, मैदे में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर से अगर जख्म बन जाएं, लीजन्स कहते हैं जख्मों को, तो जख्म बन जाएं तो उनको अल्सर्स कहते हैं। कई दफा मुंह में भी अल्सर, छाले जो मुंह में पड़ते हैं वो भी यही चीज है। तो म्यूकस के अंदर नॉर्मली पूरा वो ये इंटरनल लाइनिंग जो है हमारी वो सारी म्यूकस के साथ कवर्ड होती है और वो म्यूकस हमें पता है कि वो एंजाइम्स वगैरह के एक्शन से बचाती है। लेकिन बाद दफा वो म्यूकस किसी वजह से हट जाती है अपनी जगह से और उसकी वजह से फिर वो एसिड्स और एंजाइम्स आपके गोश्त के साथ, आपकी अपनी बॉडी के साथ टच होना शुरू हो जाते हैं और वहां पे जख्म पैदा कर देते हैं। तो इनको सोर अल्सर्स कहते हैं। बाज दफा वो सुराख तक हो जाता है पूरी पूरी दीवार के अंदर, यानी कि चीजें आर पार गुजरना शुरू हो जाती हैं और फिर वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाके खुराक अगर गिरेगी या डाइजेस्टिव जूसेस गिरेंगे तो वो डेथ भी हो सकती है, उसकी वजह से फेटल हो सकती है। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से ऐसा हो सकता है, यानी कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड इतने ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो इतना ज्यादा है कि वो कुछ ना कुछ उसमें से डिफ्यूज होके और सिक्रीशंस को, म्यूकस को क्रॉस करके दीवार तक पहुंच जाए। या बाज दफा स्मोकिंग की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से एसिडिटी ज्यादा हो जाती है और उससे हो सकता है, स्पाइसी फूड खाने से मैदे में जलन हो सकती है, अल्कोहल के इस्तेमाल से हो सकती है, कॉफी से हो सकती है, टी से, ज्यादा स्ट्रेस से हो सकती है। और इसके अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का रोल इंपॉर्टेंट है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बेसिकली हम सबके ही तकरीबन गट के अंदर पाया जाता है। मतलब एक कह लें कि वो कमेंसलिस्टिक बैक्टीरियम है, सारों के अंदर पाया जाता है, लेकिन बाज लोगों में वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वो अंदर से सुराख करना शुरू कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है या स्टमक के अंदर भी हो सकता है।